हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉप एजुकेटर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं वेद प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है, थर्ड चालू होगा, अब सेकंड हो चुका। थर्ड में एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये वाला चैप्टर हमें करना है। ठीक है, आइए अब जब जब आपके पास एडमिशन होगा किसी पार्टनर का फर्म में, तो आपको सबसे पहले असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। असेट देखनी होती है, कितनी वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई। लाइबिलिटी की असेसमेंट करनी होती है, किसी को देना ज़्यादा देना बाकी तो नहीं है, किसी को देना भूल तो नहीं गए हैं, या फिर लेने वाले लेनदार जो है वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, पढ़ें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, the asset and liabilities are revalued to show them at their actual or real value। उसको उसकी एक्चुअल या रियल वैल्यू पर दिखाया जाएगा। फॉर दिस पर्पस अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। टू शो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय असेट एंड लाइबिलिटी से होने वाले जो भी नुकसान हैं, उनके रिवैल्यूएशन से जो भी होने वाले नुकसान हैं, उनको एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। उसके लॉस और प्रॉफिट को एक सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में, याद है आपको, तो उसकी कुछ जर्नल एंट्री पढ़ी थी। अब आज उसकी पोस्टिंग सिखाता हूं मैं कि पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो आइए देखिए मेरे बेटा, जब जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा एक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, असेट्स बढ़ी मतलब फायदा हुआ फर्म को। फायदे होने की जर्नल एंट्री क्या बनाओगे आप, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब इस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे बाय असेट अकाउंट, बाय असेट अकाउंट। ओके, अब यहां असेट जब भी दी जाए तो इंडिविजुअल असेट लेना। ठीक है, लैंड में इंप्रूवमेंट हुआ है तो लैंड का नाम आएगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो बिल्डिंग का नाम आएगा। ठीक है, वैसे ही असेट्स की वैल्यू कम हो सकती है, कम होगी तो नुकसान होगा। नुकसान सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ऐसे केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो असेट कम हो रही है तो असेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इसकी पोस्टिंग समझो, पोस्टिंग किधर होगी, इसकी डेबिट साइड में होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो यहां लिखा जाएगा टू असेट अकाउंट। बोलो जी, समझ आ रहा है? सर असेट की वैल्यू कम हुई, फर्नीचर का वैल्यू मान लो कम हो गया, तो फर्नीचर का नाम आएगा ना यहां पर। हाँ बिल्कुल, फर्नीचर का नाम आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगर कोई लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे लेंडर्स, जैसे लोन देने वाले लेंडर्स जो होते हैं उनका नाम, तो कोई क्रेडिटर्स अगर कम हुआ तो बताइए फायदा हुआ, तो ऐसे केस में हमें क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है
और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ता है। फायदा हो गया, क्रेडिटर कम हो गया, कोई क्रेडिटर था दुनिया छोड़ गया, उसका कोई और था नहीं दुनिया में, वो अकेला था व्यक्ति, छोड़ के गया, तो मेरे को फायदा हो गया, पैसा देना नहीं पड़ेगा किसी को, तो फिर ये फायदे यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे बाय लाइबिलिटी अकाउंट के नाम से। क्लियर? वैसे ही जब अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो मेरे पास नुकसान हो जाता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके टू क्रेडिटर आप कर देते हैं और क्रेडिटर क्रेडिट में बढ़ते हैं, और लॉस जो है अपन ने जो क्रेडिटर बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है उसको डेबिट कर दिया, ऑल नुकसान डेबिट होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। बोलो क्लियर? अब या तो तुम इधर का टोटल लगाओगे और फिर इधर इसके टोटल में से माइनस करोगे, तो ये टोटल जो है इसमें से जब तुम ये घटाओगे तो अगर इधर बैलेंस बचे तो ये जो बैलेंस बचा ये तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस बचा ना, मतलब फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर मान लो डेबिट पक्ष बड़ा आ जाए, क्रेडिट पक्ष छोटा आ जाए, तो फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो जो बचेगा वो मेरा रिवैल्यूएशन लॉस कहलाएगा। ठीक है? तो यहां पर जो भी आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे, तो इस रेशो को ओल्ड रेशो में बांटना, इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांटना। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओल्ड रेशो है जो पार्टनर ने डिसाइड कर रखा है उसमें बांटना। सर रीजन बताओ ना, क्यों ओल्ड में बांटना? मेरे बेटा एक बात बता, फर्म चालू करी थी 10 साल पहले 1 अप्रैल 2000 वाले साल में, आज 2025 चल रहा है, तो 31 मार्च 2025 के दिन तक बताओ कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए साहब। अब इन सालों में तुमने पार्टनर्स के असेट लाइबिलिटी जो है और जो प्रॉफिट कमाने वाला जो तरीका है वो किस रेशो में बांटा? जो पुराना डिसाइडेड रेशो था, जो भी डिसाइडेड रेशो था, तो डिसाइडेड रेशो मेरा कौन सा था? वो ओल्ड रेशो था। अब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले केस पर आ चुके हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? चेंज इन पीएसआर का केस हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, या इंसॉल्वेंसी हो, या अमलगमेशन हो। पीछे पढ़ के आए, पीछे वीडियो देखें आप लोग। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन होगा असेट लाइबिलिटी का। अब रिवैल्यूएशन यहां इसलिए किया क्योंकि भैया यहां तक हमने पुराने रेशो में काम करते आए हैं, तो इस दौरान मेरी असेट लाइबिलिटी कुछ मेरी कम हुई है, कुछ मेरी बढ़ी है, तो उनके फायदे भी मुझे केवल ओल्ड रेशो में ही तो बांटने चाहिए। आने वाले समय में अगर न्यू रेशो तुम बदल दोगे और आज अगर इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं लोगे तो फिर फ्यूचर में झगड़ा होने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि जो लैंड 10 साल पहले 1 लाख की थी वो आज 20 लाख की हो गई है, तो हमें बुक्स में उस 20 लाख का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो 19 लाख का फायदा है उसका, उस रिवैल्यूएशन का फायदा हमें उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा, पुराने रेशो पे ही तो काम करते आए हैं अभी तक, आप तुरंत रेशो चेंज करके कैसे आने वाली फर्म में हम आगे काम कर सकते हैं? तो उसके पहले हमें असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करके इसको ओल्ड रेशो में बांट देना चाहिए। बोलो डन? बढ़े आगे, आओ। तो ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया, इसकी एंट्री बताई। अच्छा, फिर इसका जो फायदा है ये
कैपिटल में चले जाएगा। अगर इधर आ जाए, इधर टोटल आ जाए तो इधर नुकसान रहेगा, तो यहां लिखना बाय पार्टनर कैपिटल। ओके, पीछे वाली क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन का मैंने जर्नल बताया था, लेजर मैंने आज बता दिया। बोलो क्लियर है? तो लेजर ऐसे होगा। आगे बढ़ रहे हैं, चले ध्यान देंगे ध्यान देंगे। Why does partner bring goodwill at the time of admission in the firm? अब आओ मेरे बेटा, एक बात समझो ध्यान से। ये एक फर्म है, फर्म कौन सी फर्म है? पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। इसमें ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर तीनों काम कर रहे हैं। 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से बहुत मेहनत करी, अच्छे मुकाम पर फर्म को लेके गए। एक गुडविल बना रखी है साहब, एक गुडविल बनी हुई है इनकी। इस गुडविल की वजह से लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा, डी बंदा अगर फर्म में आना चाहता है, या ये लोग नए बंदे को एडमिट करना चाहे, तो बच्चे एक बात बताओ ना, डी आते से इसका हिस्सेदार बन जाएगा, तो ये गुडविल जो है, गुडविल में भी तो वो हिस्सेदार बन जाएगा। हमने मेहनत करी, मौज कोई और उड़ाने आ गया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे? तो सुनो, नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है तो सबसे पहले हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन मेथड सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है, कैसे वैल्यू की जाती है गुडविल, वो जरूर देखना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। गुडविल वैल्यू करेंगे, उस गुडविल में नए के आने से कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, नया आ रहा है तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका हिस्सा कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो निकालो, और फिर क्या करें, वो गुडविल में जो हिस्सा बनता है उसका ट्रीटमेंट निकालो कि कितना हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है और कितना हम उससे मंगाएं कैश के रूप में, असेट्स के रूप में। तो नए पार्टनर से हम क्या करते हैं, कैश बुलवाते हैं कि भैया तेरे आने की वजह से गुडविल में हमें इतने रुपए का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान की भरपाई तू कर दे और उसके बाद फर्म में आ जा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? बस यही कंसेप्ट है। तो इसमें यही बात लिखी है, देखो, व्हाई डज अ पार्टनर ब्रिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द फर्म। देखें, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन profit and loss of the firm. Hence, in order to have a share in the future profits of the firm, the new partner bring his share of goodwill. नया पार्टनर आएगा, प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा, तो प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा। प्रॉफिट कमाया किन वजह से जा रहा है, प्रॉफिट कमा किस वजह से रहे, उसी गुडविल की वजह से जिससे कस्टमर खींचे चले आ रहे हैं मेरे फर्म की तरफ। तो ये प्रॉफिट जिस वजह से कमाया जा रहा है वो गुडविल की वजह से कमाया जा रहा है। तो वो गुडविल में कितनी वैल्यू बैठती है, कितनी वैल्यू बैठती है, उस वैल्यू को निकालेंगे और उतने हिस्से पर हम सेक्रीफाइसिंग निकाल के कितना अमाउंट हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उतना अमाउंट हम उससे पैसे में बुलवा लेंगे, ठीक है। और जितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसके आने की वजह से, तो उसका हिस्सा गुडविल में कितना बनेगा फ्यूचर में, उतना हिस्सा बुलवाएंगे। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, पीछे वालों का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा शायद आपने, मैंने करवाया नहीं शायद। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। बढ़े आगे, चलो ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। आओ, हाँ, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड टू। मेरे बेटा,
जितनी इंटेंजिबल असेट होती है ना, इंटेंजिबल असेट, अमूर्त संपत्तियां, क्या होती है? अमूर्त संपत्तियां। इंटेंजिबल असेट जितनी होती है उनके वैल्यूएशन पर, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। हमारे यहां पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं। क्यों बनते हैं स्टैंडर्ड, क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड फॉलो क्यों करना चाहिए, ये सब आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे अपन। इसमें नहीं, 12th क्लास के रिवीजन में नहीं, क्योंकि जब हम बीकॉम एमकॉम आगे की बड़ी लेवल की क्लासेस लेकर आएंगे तो उस समय आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्थ में पढ़ाएंगे बच्चे। ठीक है, अभी आपको 12th क्लास के लिए जितना जरूरी है बस वो समझें। तो इंटेंजिबल असेट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। इसमें बताया गया है कि जब भी इंटेंजिबल असेट्स आए, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करे, तो उस समय अकाउंटिंग किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलो पढ़ो, देखो, ध्यान दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट। अमूर्त संपत्तियों की अकाउंटिंग कैसे होती है। इन विच प्रोविजन आर लेड डाउन फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में भी बताया गया है कि इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में कैसे हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं, तो वो AS 26 में बताया है। तो सर AS 26 में गुडविल के मामले की अकाउंटिंग हम इस वाले में सीखेंगे क्या? हाँ सीखेंगे। मतलब AS 26 तो बहुत असेट्स पर लगता है, बहुत सारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, लेकिन जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फॉर्मूला है, वो भी इंटेंजिबल है। लेकिन जैसे कोको कोला कंपनी होती है ना, वो कोको कोला बनाने का फॉर्मूला किसी को नहीं बताती है, वो भी वो उसने पेटेंट करवा रखा है, वो उसके लिए इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट क्या होती है? जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। किसी की इज्जत कभी दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन होती है। कस्टमर उसी की वजह से उससे प्यार करते हैं और उसी की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के अकाउंटिंग की बातें की गई है। तो सर हम अभी एडमिशन पढ़ेंगे, हम फिर रिटायरमेंट पढ़ेंगे, फिर हम पार्टनर का डेथ पढ़ेंगे, तो उसमें भी तो गुडविल आएगी, तो उसकी अकाउंटिंग में सिखाऊंगा ना आपको। आप घबराए नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ, टेंशन ना लें आप। ठीक है, चलो आओ, तो ये समझा दिया, आगे बढ़ो। On admission of the partner among whom and in which ratio the balance of revaluation account is distributed, ये बात मैं बता चुका हूँ बेटा। देखो, जब रिवेल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस निकलते हैं तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है। क्रेडिट बैलेंस जो निकलता है वो रिवेल्यूड प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, डेबिट बैलेंस जो निकलता है वो हमें रिवेल्यूड लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कैसे बंटता है, तो ये देखो लिखा है, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द बैलेंस ऑफ द रिवेल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर में मत बांट देना, क्योंकि न्यू तो अभी आ रहा है, उसको बोलेंगे रुक। जैसे फर्म है, अब हमें नया पार्टनर आया, मैं आया हूं, जरा दरवाजा खोल दो, हमने बोला रुको रुको रुको, वहीं रुको, अभी हम असेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर ले। असेट लाइबिलिटी देख ले, पुरानी कितनी थी अब कितनी हो गई, लाइबिलिटी देख ले, रीअसेस कर ले, पुरानी कितनी थी अब कितनी है, अब कितना देना पड़ेगा, ये सब। उससे हम नेट एक इफेक्ट निकाल के कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लेते हैं, फिर उसका बंटवारा कर लेते हैं। तो ये सब कौन कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ही अपने रेशो में बंटवारा कर लेंगे, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही बटेगा। जब बांट लेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट चेक करेंगे, फिर गुडविल के एडजस्टमेंट में हम पता लगाएंगे कि नए के आने की वजह से कितनी गुडविल इफेक्ट हो रही है, कितनी गुडविल हमें छोड़नी पड़ रही है उसके फेवर में, तो उतना हिस्सा उससे बुलवा लेंगे। बोलेंगे तुम अभी मत आओ गेट पे,
तुम पहले गुडविल का पैसा लेके आओ, तो फिर वो घर जाएगा, कैश लेके आएगा, ये सब वो लेके आता है, क्या एंट्री होती है, नहीं लाता है क्या एंट्री होती है, थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया क्या एंट्री होती है, सब सिखाऊंगा आगे, बस वीडियो के साथ बने रहें। ओके, आप अगर ईमानदारी से मेरे वीडियो देखेंगे बेटा, अकाउंटेंसी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ में बस लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें। ये मैं स्क्रीनशॉट दिलवाता हूँ, इसके नोट्स लिख लें आप, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चले बढ़े आगे। तो देखें, हाँ, गुडविल क्या होती है? गुडविल एक प्रकार की इज्जत होती है। सर ऐसा एग्जाम में लिखेंगे क्या, इज्जत होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। गुडविल एक प्रकार से ऐसी बात होती है कि जैसे वो कोई एक वजह जिससे कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर को छोड़कर मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, उसको गुडविल कहते हैं। और सर इसको सेंटेंस फॉर्म में बताओ कैसे लिखेंगे? तो देखो, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द कैपेसिटी ऑफ फर्म, एक फर्म की क्षमता, कैपेसिटी टू अर्न इन एक्सेस ओवर एंड एबो द नॉर्मल अर्निंग। जो नॉर्मल अर्निंग होती है उससे ज्यादा कमाने की क्षमता अगर वो है तो ये मानी जाती है कि वो गुडविल है। ठीक है, टू अर्न, ज्यादा कमाने की, एक्सेस ओवर एंड एबो द नॉर्मल अर्निंग। अरे भैया, मैं भी जूते बेचने का बिजनेस करता हूं, मेरा दूसरा व्यापारी भी जूते बेचने का बिजनेस करता है। कस्टमर के दिमाग में यह आता है कौन के पास जाना चाहिए, तो वो जब निर्णय लेते समय अपना विवेक लगाता है और वो मुझे चुनता है, मेरे पास आकर्षित होता है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है मेरे कॉम्पिटिटर से। और यही अर्निंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। सर एग्जाम में ऐसा लिखना है? हाँ ऐसा लिखना है, इज्जत मत लिखाना। ठीक है, वो तो मैं तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुसाने के लिए ये सब बोलता हूं। सब समझ में आ रहा है ना? तो लाइक वाइक कर दो, जरा कमेंट करा करो, मुझे अच्छा मनोबल मिलता है उससे। चलो, मेड बाय सिमिलर फर्म, मेरे जैसा ही व्यापार करने वाले लोग, ऐसा मुझ में क्या है जिससे मेरी तरफ खींचे चले आ रहे लोग, वही गुडविल है। अरे रानू लाला की कचौरी इतनी क्यों बिकती है? 4 बजे जाओ, भीड़ इतनी रहती है, क्या बात हो, खाई होगी ना? तो वहां पर देखो भीड़ इतनी क्यों है, क्योंकि बहुत समय से और एक जैसी क्वालिटी मेंटेन की है, इसी को कहते हैं गुडविल। चलो, इन द सेम बिजनेस और इंडस्ट्री इज नोन एज गुडविल। बोलो डन, बढ़ जाए आगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो, अब मेरे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल आओ। गुडविल के प्रकार, गुडविल कितने प्रकार की होती है? तो देखो, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन समझो पहले। पहली होती है परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल क्या होती है? सुनो, मैं आज कोई व्यापार लगाने का सोचूं तो उसमें मेरे को एक डर है, एक रिस्क है, एक जोखिम है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, ये एक रिस्क है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जिस प्रकार का व्यापार करना चाहता हूं, सेम व्यापार करने वाली कोई दूसरी फर्म को देखता हूं कि वो फर्म कैसी चल रही है, क्या कर रही है वो। अब वो फर्म को मैं एक्वायर करने का प्लान बना लूं, क्योंकि उसकी गुडविल बनी हुई होगी, है ना? अब उसकी गुडविल बनी हुई होगी तो मैं अगर उस फर्म को एक्वायर करने का प्लान करूं, उसको परचेस करने का प्लान करूं, तो परचेस करते समय मुझे उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसके पूरे बिजनेस में लगी हुई असेट्स का तो पैसा देना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो हिडन गुडविल है,
जो उसने इतने सालों से रेपुटेशन कमाई है, जो इज्जत बनाई है, उसका भी वैल्यूएशन करके पैसा मुझे उसको देना पड़ेगा। तो जब कोई फर्म अपनी जेब से या अपने बैंक अकाउंट से या अपने गुल्लक में से पैसा निकाल के किसी दूसरे फर्म को खरीद ले, दूसरे फर्म अपनी हो जाए और दूसरे फर्म के मालिकाना हक में अब हम हो गए और हमने उसको पैसा दे के रफा दफा कर दिया कि भैया ये रखो तुम्हारी गुडविल का पैसा, तुम्हारी असेट्स का पैसा, तुम्हारे लाइबिलिटीज का भुगतान भी हमने कर दिए हैं, अब जो है अब हम हैं, अब हम उसके ऑनर बन गए हैं। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है ना एक्स्ट्रा असेट के अलावा जो हिडन चीजों के लिए, उसी को बोलते हैं परचेस्ड गुडविल, खरीदी हुई गुडविल। मतलब किसी दूसरे व्यापार की गुडविल हमने खरीद ली। बोलो डन। क्योंकि नया बनाने में बहुत समय लगेगा साहब, नई गुडविल बनाने में हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आज जीरो से स्टार्ट करना है। अब जीरो से स्टार्ट करोगे, धीरे 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 बढ़ोगे, तब तक तो उम्र ही हो जाएगी। बात समझ में आई? बढ़े आगे। अगली गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो मैंने खुद की मेहनत करके बहुत सालों से मेरे खून पसीना लगा के कमाई है, लोग जानते हैं साहब मेरे को, तो गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड कहलाएगी वो। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, एक बात समझना, दोनों में कौन सी अच्छी है? सेल्फ जनरेटेड ज्यादा अच्छी है। क्यों? सोचो। सेल्फ जनरेटेड इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये बहुत सालों में इंप्रूव होती है, धीरे 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 इंप्रूव होती है। लेकिन परचेस्ड गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों? आपने चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, कस्टमर को पता लगेगा ऑनर बदल गए, तो धीरे धीरे कटना भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि ऑनर का बिहेवियर, ऑनर का आचरण, ऑनर की जो इज्जत है, उससे भी तो गुडविल रिलेटेड होती है ना। पता लगा अब तो बिजनेस बिक गया, कोई और ने खरीद लिया है, अब प्रोडक्ट में वो बात नहीं बची यार। ऑनर क्या है? फर्जी हैं। ऑनर क्या है बोले तो बहुत मतलब मिलावट करके प्रोडक्ट बेचते हैं, उनने ईमान धर्म कुछ है नहीं। तो ऐसा अगर काम है तो फिर हो सकता है परचेज गुडविल, आज तुमने चलता चलता बिजनेस खरीद तो लो, लेकिन निपट भी जाओ, बाद में गुडविल खत्म भी हो जाए आपकी। आई समझ में? कई सारी कंपनियां निपट गई, पता है, टेली कम्युनिकेशन कंपनियां, एयरसेल नाम से एक बिका करती थी, फिर एक वीडियोकॉन करके भी उसने सिम लॉन्च करी थी। अभी वीडियोकॉन तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में भी उतरी थी। कई सारी कंपनियां बंद हो गई, BSNL बंद होने के कगार पे है कि नहीं? तो ये बात होती है। बढ़े आगे, चलो आओ। अच्छा, एक बात और समझना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कभी मत करना। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, लेकिन परचेस्ड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है। बुक्स में रिकॉर्ड होती है। अब सर आप कैसी बात करते हो? अभी आप बोल रहे जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब गुडविल वैल्यूड होगी। अरे तब गुडविल वैल्यूड होगी ना, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है ना, उसका जो इंपैक्ट है वो कैपिटल अकाउंट्स के जरिए ले लेना। गुडविल अकाउंट खोल मत देना, गुडविल का लेजर मत ओपन कर देना, वरना वो लेजर बैलेंस शीट में शो होने लग जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब हम गुडविल की अकाउंटिंग सीखेंगे ना, जब बताऊंगा। ठीक है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेस्ड गुडविल होगी, क्योंकि इसके बदले पैसा गया है जेब में से, ये पैसा निकाल के दिया है साहब तुमने, तो परचेस्ड गुडविल के लिए पैसा दिया, तो पैसा दिया तो हम फिर एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
पैसा जाए, जो जाए तो क्रेडिट करो। सर ये नियम का 11th में, 11th का बैच लाएंगे जब आप पढ़ना अकाउंटेंसी। अब अगर आपको अकाउंट में परफेक्ट बनना है ना बेटा, तो 11th का बेस और 12th का बेस इतना मजबूत कर लो कि तुमको कोई हिला ना सके। इस YouTube चैनल के साथ बने रहे, आपको सब चीज सिखाई जाएगी। इतना परफेक्ट अकाउंटेंट बना देंगे कि आप याद करेंगे हमको। चले, अब एक क्लासिफिकेशन और आता है, ये बहुत मतलब हंसने वाली बातें हैं। कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। तो ये हम थोड़ा आगे चल के बताते हैं, वीरो को, है ना। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। देखें पहले इसके बारे में, इसको खत्म करते हैं। पहले आओ परचेस्ड गुडविल देखें। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गुडविल क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहली है परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल means goodwill derived from purchases. This goodwill is derived when a business buys या acquire another business at a price higher than its worth. उसकी वर्थ से ज्यादा पैसा दिया। वर्थ कैसे निकलती है? असेट में से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दो। जो टोटल असेट है उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दो तो सामने वाले फर्म की वर्थ निकल जाती है, और उस वर्थ से तुम ज्यादा पैसा दो। सिंपल सी बात है। उसके पास असेट लगी 1 करोड़ की, उसके यहां लाइबिलिटी है आउटसाइडर 30 लाख की। 1 करोड़ में से 30 लाख घटाओ तो 70 लाख ही देने हैं, क्योंकि अब वो लाइबिलिटी मेरी हो गई ना, मुझे देना पड़ेगी। मैं उसको खरीद रहा हूं बिजनेस को, तो 70 लाख देने पड़ेंगे। तो 70 लाख तो तुम असेट माइनस लाइबिलिटी के लिए दे रहे हो। तो व्हाट अबाउट गुडविल? गुडविल के लिए क्या दोगे? तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो देना पड़ेगी, और 70 के ऊपर जो पैसा देना पड़ेगा वो होगी गुडविल के लिए दिया गया पैसा, और उसी को परचेज गुडविल कहेंगे। ओके बड़े, चलो। द बिजनेस डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट दिस गुडविल। इसमें बिजनेस को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता इस गुडविल को कमाने के लिए, बिकॉज द ओल्ड बिजनेस हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इट, बट द बिजनेस हैज टू वर्क हार्ड टू मेंटेन दिस गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, रानू लाला की कचौरी की दुकान किसी ने मान लो खरीद ली। अब खरीद ले तो फिर वो बंदे के लिए जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो सेम क्वालिटी की कचौरियां दे। अगर कचौरी में गड़बड़ करी, कस्टमर को पता लगा, अरे रानू लाला भैया तो रहे ही नहीं, अब ऑनर तो ऑनर नहीं रहे, तो भैया आप क्या करें? अब यहां मजा नहीं आता साहब, अब यहां कचौरी खाने में मजा नहीं आता, अब दूसरी जगह। तो वो जगह बदल देंगे, कस्टमर नाराज। तो यहां आप जब किसी चलते हुए बिजनेस की को खरीदते हैं ना, तो उसकी जो गुडविल है ना, उसको मेंटेन करने में बहुत वो लगता है, मेहनत, एफर्ट्स लगते हैं। अगर मेंटेन नहीं किया ना तो कस्टमर नाराज, और कस्टमर नाराज तो गुडविल डाउन हो जाएगी। बोलो डन बड़े, आओ। दिस गुडविल इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ और द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। मैंने बोला ना, असेट्स साइड में इसको दिखाया जाएगा, रिकॉर्ड की जाएगी इसको, ठीक है। जनरली अ बिजनेस दैट हैज गुड गुडविल in the market, another business tries to acquire by the business because it is difficult to build goodwill from the beginning. शुरुआत से गुडविल बनाना बड़ा कठिन है, ठीक है। कई ऐसे व्यापार है जो बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे हैं, उनके गुडविल बना रखी ना बाप दादाओं ने। और एक बात बताऊं बच्चे, जीवन जीना ना तो आगे बिजनेस ही करो, नौकरी के पीछे मत भागो। क्यों नहीं भागो बताता हूं। नौकरी आप आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्यापार जहां तुम छोड़ोगे वहां से तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी चालू करेगी। तो आपने व्यापार बहुत डेवलप किया, डेवलप करने के बाद आप चल बसे, और फिर आपका उत्तराधिकारी जो है आने वाला पीढ़ी जो भी है, तो वो संभालेगा उसको। तो
उससे आगे चलाएगा ना। तो व्यापार में यही फायदा होता है। अब नौकरी तो सबको शुरुआत से ही करनी है, तूने भी नौकरी करी, तेरा बेटा भी करेगा, बेटे के बेटे भी करेंगे, तो ऐसे तो नौकरी करते करते जीवन बीत जाएगा। बात समझ में आ रही? और अगर बेटा नालायक निकल गया तो नौकरी में भी कहीं निहाल नहीं फाड़ पाएगा। बोलो बड़े। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? अभी बताई मैंने, मेहनत लगती है साहब। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स गुडविल जनरेटेड बाय द बिजनेस itself and is the most common type of goodwill. This goodwill is generated by providing quality product. अच्छा प्रोडक्ट देने से, सर्विस देने से, क्वांटिटी अच्छी देने से ये गुडविल मेंटेन होती है और बनती है। टू द कस्टमर, ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ गुडविल बिकॉज विनिंग कस्टमर्स ट्रस्ट एंड बिल्डिंग अ reputation in the market is a time consuming process, but sometimes it is the exception. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन कई बार एक्सेप्शन भी होता है। अब एक्सेप्शन कैसे? कई ऐसे भी प्रोडक्ट तुमने देखे होंगे या ऐसे भी बिजनेस देखे होंगे जो आए और आते से धूम मचा दिया, बहुत समय नहीं लगा उनको। जैसे फॉर एग्जांपल जियो जब 2017 में आया तो 2019-2020 तक तो उनने सबके सुपड़े साफ कर दिए, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगा बिल्ड होने में। बात समझ में आई? तो गुडविल जो है ना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बहुत समय लेती है बनने में, लेकिन कई बार एक्सेप्शन भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐसा आया जो एकदम फेमस हो जाता है, जैसे वो सोशल मीडिया पे देखो ना आजकल कितने फेमस हो गए लोग, हाँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ओके, देखा होगा आपने, सोनू वाला देखा कि नहीं तुमने? वो भी कितना फेमस हुआ था, तुरंत फेमस हो जाता है। Self-generated goodwill is considered to be the best goodwill because it is generated by the business from the beginning and it helps in adding new customers and retaining the old customers for a longer period of time. बहुत समय के लिए इसको बनाए रखते हैं और कस्टमर इससे जुड़े रहते हैं। बोलो बड़े, समझ आ गया होगा अच्छे से? ऐसा का ऐसा छाप के आना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चले बड़े, आओ हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आओ, जियोलॉजिकल या जैविक वर्गीकरण, ये समझो अब क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। जियोलॉजिकल के आधार पर गुडविल को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कैट गुडविल, बिल्ली प्रजाति की गुडविल। बिल्ली प्रजाति की गुडविल, अब बिल्ली प्रजाति की गुडविल क्या होती है, देखो ध्यान से सुनो। द कैट गुडविल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड बिजनेस एंड कस्टमर्स। कुछ लोग ब्रांड के दीवाने होते हैं, ब्रांड के, जैसे एप्पल के बड़े दीवाने हैं लोग। एप्पल आईफोन जो बनता है, एप्पल ने जो भी प्रोडक्ट बनाया, बोले लेंगे तो वही ब्रांड का लेंगे, दूसरा तो चलेगा ही नहीं। कोई सैमसंग का दीवाना है, कोई लेनोवो का दीवाना है, कोई रेडमी का, कोई एमआई का, अलग अलग सभी दीवाने हैं। कोई कैनन का दीवाना है, कैनन कैमरा बनाती ना कंपनियां। तो बेटा जब आपका कस्टमर आपके ब्रांड का दीवाना हो तो उसको हम बोलते हैं बिल्ली प्रजाति की गुडविल, कैट गुडविल। ठीक है, अच्छा कैट गुडविल क्यों नाम पड़ा अभी बताता हूं आगे। ठीक है, इन दिस गुडविल कस्टमर डू नॉट कनेक्ट विद द मैनेजमेंट। कस्टमर कनेक्ट नहीं रहता मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑनर आके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रोडक्ट से मतलब रखते हैं,
रानू लाला की कचौरी अगर वैसी ज बनती रहेगी तो हम कचौरी के दीवाने हैं, हम रानू लाला के दीवाने नहीं है। तो इसको बोलेंगे केट गुडविल। आई समझ में? तो वो कचौरी खाने आता ही रहेगा फिर कस्टमर, क्योंकि कचौरी का दीवाना है, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। आगे, दे कनेक्ट ओनली विद द ब्रांड एज द रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड ग्रोज सो डज दिस गुडविल। ठीक है, अगर ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है, ब्रांड ग्रो करता है, तो ये गुडविल भी बढ़ने लगती है। कैट गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गुडविल बिकॉज द कस्टमर्स आर अटैच्ड टू द ब्रांड एंड दे डू नॉट केयर हु इज मैनेजिंग द ब्रांड। कौन उस ब्रांड को संभाल रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी का मैनेजमेंट चाहे बदलता रहे, उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो ब्रांड का दीवाना है। ब्रांड का मतलब उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, वो प्रोडक्ट को ही पसंद करता है वो। भाई बात समझ में आ गई? बड़े अब ये समझो, केट गुडविल मीन्स द गुडविल दैट इज क्रिएटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड बिजनेस, ब्रांड ऑब्लिक बिजनेस एंड कस्टमर। जब ब्रांड या बिजनेस एंड कस्टमर का रिलेशनशिप होता है तो केट गुडविल होती है। दिस गुडविल इज नेम्ड केट। अब यहां समझना, इसका बिल्ली प्रजाति की गुडविल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिल्ली की फिलॉसॉफी कैसी है? गुडविल बिकॉज द फिलॉसॉफी ऑफ द केट इज बिलीव्ड टू बी दैट इट हैज एन अटैचमेंट टू द प्लेस। वो एक जगह अगर बना लेती है तो वहीं पर बार बार रहना पसंद करती है, वो जगह बार बार नहीं बदलती है। तो बिल्ली की प्रजाति जो होती है ना, बिल्ली अगर कोई जगह बनाती है, कोई अपने घर बनाती है अपना रहने का, जहाँ पर वो अपने बच्चे देती है, तो वो वहीं पर बार बार मंडराती रहती है और वहीं आती रहती है बार बार, क्योंकि उसको उस प्लेस से, जगह से प्यार हो जाता है। ठीक है, एंड इट डज नॉट मैटर हु द ऑनर इज। उस घर में कौन रहता है उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो प्लेस की दीवानी है। तो वैसे ही केट गुडविल क्या है? कस्टमर उस प्लेस का दीवाना है, उस प्रोडक्ट का दीवाना है। बात समझ गए? ब्रांड से और बिजनेस से अगर कोई चीज जुड़ जाए, कोई कस्टमर जुड़ जाए, तो वो केट गुडविल कहलाती है। बढ़े आगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये पहला हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला सीखा। हिंदी वाले बच्चे इसका वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। दूसरी है डॉग गुडविल, कुत्ता प्रजाति की गुडविल। अच्छा, कुत्ता क्या होता है बताओ? डॉग क्या होता है? डॉग किससे जुड़ा होता है? ऑनर से। जहां जहां तुम जाओगे, वो जहां भी जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को लुभाते हो। सुना ना गाना? वैसे ही डॉग किसका दीवाना है? उसके ऑनर का। तो उसके पीछे भागता है वो। तो चलो आओ, डॉग गुडविल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन रनिंग द बिजनेस एंड द कस्टमर्स। रिलेशनशिप बिटवीन मतलब पर्सन रनिंग द बिजनेस एंड द कस्टमर, जो बिजनेस चला रहे हैं उनसे और कस्टमर से, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अब पर्सन बदल गया तो कस्टमर भी चला जाएगा। इसने ये कंपनी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर ली तो वो कस्टमर उस कंपनी की तरफ जाने लगेगा। तो इसको बोलते हैं डॉग गुडविल। दिस गुडविल ग्रोज अलोंग विद द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन रनिंग द बिजनेस। जो बिजनेस चला रहा है बंदा, उसकी जैसे जैसे इज्जत बढ़ेगी वैसे वैसे ये गुडविल ग्रो करेगी। इन दिस गुडविल कस्टमर डू नॉट कनेक्ट विद द ब्रांड बिजनेस। इसमें कस्टमर ब्रांड और बिजनेस से कनेक्ट नहीं रखता, वो सीधा उस ऑनर से जुड़ा होता है।
दे कनेक्ट ओनली विद द पर्सन रनिंग द बिजनेस, बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है। इन दिस गुडविल if sometimes happen to the person running the business, it is more affected because the customer is attached to the person and not the brand. पता लगा वो पर्सन की डेथ हो गई जिससे गुडविल जुड़ी थी। की मैनेजरियल पर्सन सुना, की पर्सन, अरे ये बंदा तो मेरे यहाँ बहुत खास व्यक्ति है यार, इसी की वजह से तो व्यापार है, इसकी वजह से तो बिजनेस है, और वो बंदा चल बसे, ऊपर से बुलावा आ जाए, कस्टमर बहुत नाराज हो जाते हैं, कस्टमर क्या होते हैं फिर बड़े दुखी हो जाते हैं, फिर बदल जाते, दूसरे बिजनेस की तरफ मूव हो जाते हैं। बोलो बड़े आगे। अब डॉग की फिलॉसॉफी देखो। अच्छा यहाँ पहले समझ लो, डॉग गुडविल मीन्स द गुडविल दैट इज क्रिएटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन रनिंग द बिजनेस एंड द कस्टमर। जो बिजनेस रन कर रहा है और जो उसी से और बिजनेस को रन करने वाले से कस्टमर जुड़ा रहता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे। दिस गुडविल इज नेम्ड डॉग गुडविल, इसको डॉग गुडविल कहते हैं। क्यों? बिकॉज द साइकोलॉजी ऑफ द डॉग इज बिलीव्ड टू दैट it has an attachment to the person and does not care about the place. ये पर्सन से ज्यादा जुड़ा होता है, तेरे से बहुत प्यार है, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं आऊंगा, ऐसा वो डॉग कहता है। तो कई कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो पर्सन से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं डॉग गुडविल। चले आगे बढ़े। अरे स्क्रीनशॉट तो दिलवाया नहीं सर आपने, ले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के आना है आपको एग्जाम। ठीक है, ये कुत्ते की गुडविल, कुत्ते की गुडविल नहीं होती है, कुत्ते टाइप की गुडविल होती है। ठीक है, आगे रेट गुडविल। रेट गुडविल क्या होती है? चूहा प्रजाति की गुडविल। ये ना तो पर्सन से जुड़ा है ना प्लेस से जुड़ा है, जहां खाने को मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रेट प्रजाति की गुडविल। जैसे जहां खाना अच्छा मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे, तो वो कोई प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कोई चूहा उससे प्यार नहीं करता है पर्सन से। जबकि कुत्ते गुडविल में अपन ने क्या पढ़ा, उसमें क्या है कि पर्सन, कोई कुत्ते को पाल के देखो तुम, वो कुत्ता तुमको सूंघते सूंघते तुम्हारे पास आराम से आ जाएगा। लेकिन रेट गुडविल में ऐसा नहीं है, चूहों को भगाने के लिए पिंजरे ला के रखने पड़ते हैं घर में। तो सुनो, रेट गुडविल डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन एनीवन बिकॉज इन दिस कस्टमर डज नॉट कनेक्ट विथ ब्रांड। ना तो वो ब्रांड से जुड़ा है और ना पर्सन से जुड़ा है, ना तो वो ब्रांड से जुड़ा है ना पर्सन से जुड़ा है। ठीक है, मैं सैमसंग का मोबाइल यूज करता हूं, मैं सैमसंग का दीवाना हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं सैमसंग का ही दीवाना हूं, मुझे रेडमी, एमआई या रियलमी या फिर वीवो मिल जाए वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ना तो पर्सन से जुड़ा हूं और ना तो ब्रांड से जुड़ा हूं, तो रेट गुडविल के अंदर आता हूं। इन दिस गुडविल द कस्टमर डज नॉट केयर व्हाट द ब्रांड इज एंड हु इज रनिंग द ब्रांड। कौन ब्रांड, कहां का ब्रांड मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो उस तरफ चले जाऊंगा, मुझे जहां फायदा दिखेगा वहां चले जाऊंगा। पार्टी बदलते देखा ना लोगों को तुमने? मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी बदलते। अरे लोग संगठन बदल देते ना एक दूसरे से, जहां फायदा दिखे वहां कूद जाते। रेट गुडविल है। ठीक है, दे आर ओनली कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्ट एंड दिस गुडविल इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये केवल कंसर्न्ड होता है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट होना चाहिए भाई, ईयरफोन लेना है, ईयरफोन लेना है,
मेरे को वन प्लस का भी ठीक है, बोट का भी ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मैं वन प्लस की तरफ ही जाऊँगा, ज़रूरी नहीं है मैं वन प्लस का दीवाना हूँ, मैं बोट भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए कहीं भी मिल जाए, खाने को जहाँ मिल जाए, मिठाई जहाँ पड़ी रहेगी वहाँ चूहा दौड़े दौड़े चले जाएगा, तो उसको बोलेंगे रेट गुडविल। रेट गुडविल मीन्स द गुडविल दैट इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्ट्स एंड नॉट थ्रू द बिजनेस, और ना तो ब्रांड एंड द पर्सन रनिंग द बिजनेस। ना तो बिजनेस से जुड़ता है, ना तो ब्रांड से जुड़ता है, और ना तो पर्सन से जुड़ता है। ठीक है, जिधर की हवा हो चली उधर के हो लिए, ऐसी बात है। अब देखो इस गुडविल का नाम रेट क्यों पड़ा? दिस गुडविल इज नेम्ड रेट गुडविल बिकॉज द साइकोलॉजी ऑफ द रेट is believed to be that does not care about the person and place. कौन रहता मुझे क्या लेना देना, कौन बनाता है मुझे क्या लेना देना, प्रोडक्ट कौन बना रहा है मुझे क्या लेना देना, मुझे तो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बस अच्छा मिलना चाहिए। जगह, अरे दूसरी जगह अच्छी मिलेगी वहां चले जाएंगे, अभी यहाँ पे खाने को मिल रहा है यहीं बैठे रहो, दूसरी जगह अच्छी मिलेगी वहां चले जाएंगे। तो ये रेट गुडविल है, समझे? इट इज ओनली कंसर्न विद द प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई होती है। चलो बड़े, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अगली होती है खरगोश गुडविल, रेबिट गुडविल। रेबिट गुडविल, अरे सर आपने तो पूरे जंगल के टूर करवा दिए। चलो, रेबिट गुडविल ऑल्सो डज नॉट रिप्रेजेंट एनी रिलेशनशिप एज कंज्यूमर प्रेफर। सुनो, किसी रिलेशनशिप से नहीं जुड़ा है, ना प्रोडक्ट से, ना बिजनेस से, ना ब्रांड से। जो पास में है उससे उसके पास चले जाएंगे, जो पास में है उसके पास चले जाएंगे। रेबिट गुडविल, अरे तुमको मम्मी बोलती ना जा जरा किराने का सामान लेके आ, थोड़ा मार्केट में चले जाना, जरा थोक वाले की दुकान से लाना, जरा सस्ता दे देगा, और तुम नालायक, तुम आलसी, मोहल्ले की किराने की दुकान पहुंच गए और वहां से ले आए सामान, और मम्मी को लाके बोला, बोले वहीं से लाया हूं मैं। तो बात समझ में आई? तो रेबिट गुडविल जो होती है ना, नियरेस्ट प्लेसेस से जुड़ी होती, नियरेस्ट प्लेसेस जो पास में है। तो आओ देखते हैं। प्रिफर द नियरेस्ट बिजनेस, ओके। दिस गुडविल इज क्रिएटेड बाय कस्टमर लिविंग नियर टू द बिजनेस। बिजनेस के जो पास में रहने वाले लोग हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। डू नॉट वांट टू ट्रेवल फॉर टू शॉप, बोला ना, मम्मी ने बोला था मार्केट जाके लाना 4 किलोमीटर जाके, तू यहाँ मोहल्ले में 10 कदम जाके किराने की दुकान से सामान लेके आ गया। तो ये रेबिट गुडविल है। ठीक है, गुडविल बिकॉज इट्स स्कोप इज, अच्छा, द वैल्यू ऑफ दिस गुडविल मे बी लेस देन अदर गुडविल। इस गुडविल की जो वैल्यू है वो कम है। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग आलसी है, सभी लोग आलसी थोड़ी है। सभी लोग अपना फायदा देखते हैं, बोले चल दूर जाके ले आएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। सभी तुम्हारे जैसे आलसी नहीं है जो पास के किराने की दुकान की तरफ ही भागते हैं। तो आओ, अच्छा कुछ तो और इससे महान है। वो बोले कौन जाए बाहर, उधर भी कौन जाए, बोले ऑनलाइन ही बुला लो सब। ये सबसे ज्यादा आलसी लोग हैं। तो द वैल्यू ऑफ दिस गुडविल मे बी लेस देन अदर गुडविल बिकॉज इट्स स्कोप इज लिमिटेड। रेट गुडविल की, कैट गुडविल की और डॉग गुडविल की जो है ना वो वैल्यू ज़्यादा रहती है, रेबिट गुडविल की वैल्यू कम रहती है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही लोग मोहल्ले की दुकानों को जानते हैं और उस मोहल्ले में आते जाते हैं और लेते जाते हैं सामान। ठीक है, रेबिट गुडविल मीन्स द गुडविल दैट इज क्रिएटेड थ्रू द नियरेस्ट कस्टमर। नियरेस्ट कस्टमर से क्रिएट होती है, ओके। हु डू नॉट वांट टू गो फार फॉर शिपिंग, जो दूर जाना पसंद नहीं करते।
तो खरगोश का नेचर भी ऐसा ही होता है। देखो, दिस गुडविल इज नेम्ड रैबिट गुडविल। वो कहानी याद आ गई यार, कौन सी? खरगोश चूहे वाली, याद करो। थोड़ी दूर दौड़ा था, फिर रुक गया था, रेस तो कछुआ ही जीता था। लगातार चलने वाले जीत जाते हैं, जो रुक जाता है उसका तो जीवन ही रुक जाता है। This goodwill is named rabbit goodwill because the psychology of the rabbit is believed to be that it does not want to go away from its place or is afraid of going away. दूर जाने से डरता है खरगोश, वो उतने ही एरिया में रहता है। तुमने कभी खरगोश, जिनके यहाँ खरगोश पाले जाते हैं उनको देखना, तो वहां जहां पलते हैं उनको अगर खुला एरिया भी दे दे तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वो उसी एरिया में घूमते रहेंगे और उसी एरिया में खाना खाते रहेंगे। तो ये खरगोश की ऐसी साइकोलॉजी रहती है, वो ज्यादा दूर जाते हैं तो डरते हैं, वहां दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ये है मेरी खरगोश गुडविल। बात समझ गए? आई थिंक सभी को चारों गुडविल समझ में आई होगी। तो पहली पढ़ी कैट गुडविल, दूसरी डॉग गुडविल, तीसरी रेट गुडविल और चौथी रैबिट गुडविल। बोलो, बात समझ गए? बढ़े आगे? चलो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, रैबिट गुडविल का। फिर हिंदी वाले बच्चे ले लें। चलो, तो फिर आज की क्लास में फिर इतना ही। आई थिंक आपको सभी चीज़ समझ में आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनकी एग्ज़ाम मार्च में आने वाली है उनके लिए ये बेनिफिशियल है वीडियो। और दूसरी बात बेटा, एक बात याद रखना, सीखना बंद तो जीतना बंद। ज़िंदगी में हमेशा सीखते चलें, एक दिन बहुत अच्छा करेंगे अपन। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।